कर लिया है। तो अभी तक हमने काफी कुछ किया है और एआरबीसी बॉयलर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है ना। सो यहाँ से अगर हम स्काडा पेज देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया है कि सारे पैरामीटर्स हमने देखे कि साइड में रहते हैं और जो इक्विपमेंट्स है यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा लंबा होगा सेशन और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये पूरा जो एआरबीसी बॉयलर का फंडा है, उस फंडा को पूरा क्लियर करते हैं आज, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखो यार कि ये एआरबीसी बॉयलर जो है, एआरबीसी बॉयलर में इक्विपमेंट्स या फिर ऑक्सिलरीज जब हम बोल रहे हैं, ऑक्सिलरीज क्या क्या ऑक्सिलरीज लगते हैं, तो एक लाइन से शुरू करते हैं एआरबीसी बॉयलर के। हेलो अंशुमान। Hello, sir. How are you? Sir, I'm fine. अंशुमान क्या कर रहा है तुम? अरे सर हाँ मैं अभी घर पे गेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ और पीएसयू एग्जाम्स का। अच्छा, बीटेक है, कहाँ से किया बीटेक? सर गजानंद चौधरी तेजपुर। ओके, और क्या कहते हैं इसको कि कौन से साल में पास किया? हाँ हाँ 2012। ओके, काफी साल हो गए इसको। एनीवेज चलो हम लोग थोड़ा डिटेल में आज करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, कोई बात नहीं। और सबसे पहले तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं एएफबीसी बॉयलर, और बॉयलर में अगर हम देखते हैं तो हमारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या क्या है। ऑक्सिलरी क्या होता है पहले तो ये बताओ। इनके बिना हम बॉयलर नहीं चला सकते। इट्स मोस्ट आईडी फैन एफडी। हाँ, दोज इक्विपमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रन द बॉयलर। मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये बॉयलर को चलने में मदद करती है। सो क्या क्या है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट एआरबीसी बॉयलर के? एफडी फैन, आईडी फैन, पीए फैन। तो इंडस्ट्रियल फैंस है, ठीक है, एक लाइन से लिखेंगे इंडस्ट्रियल फैंस है। तो हमारे पास 3 फैन है, एक हो गया आईडी फैन, एक हो गया एफडी फैन और एक हो गया मेरा पीए फैन, ठीक है। तो ये 3 इंडस्ट्रियल फैंस, इनको क्या किस टाइप का फैन हम बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल फैंस, आईडी, एफडी और पीए फैन, ठीक है। और क्या है, और क्या मिलता है? बॉयलर फीड पंप। तो पंप अगर है हमारे पास तो पंप, एक तो हो गया बॉयलर फीड पंप, है ना, बीएफपी। और क्या है, और क्या क्या पंप लगेगा एआरबीसी बॉयलर में? ऑक्सिलरीज में दिनेश, बीएफपी हो गया, और क्या पंप चाहिए आपको बॉयलर में? कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप थोड़ी ना आपका बॉयलर का पार्ट है, वो टरबाइन का पार्ट है। बॉयलर में क्या चाहिए अंशुमान बोल सकता है? एचपी डोजिंग। हाँ, तो डोजिंग पंप चाहिए। डोजिंग पंप चाहिए, एचपी डोजिंग। डोजिंग पंप
ये ऑक्सिलरी हो गया। और डोजिंग कितने टाइप के हो रहे हैं? 2 टाइप के हो रहे हैं। एक तो हो गए एचपी डोजिंग, एक हो गया मेरा एलपी डोजिंग। और क्या पंप चाहिए? डीएम डीएम ट्रांसफर पंप, डीएम ट्रांसफर, डीएम ट्रांसफर, डीएमटीपी, डीएम ट्रांसफर पंप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीएमटीपी। तो ये बेसिक पंप्स चाहिए हमको किसी भी एफबीसी बॉयलर पे, कि बॉयलर फीड पंप जो पानी को ड्रम के अंदर देगा। एचपी डोजिंग एंड एलपी डोजिंग, हमने डोजिंग देखा है कि एलपी डोजिंग जो होता है डिएरेटर में करते हैं, एचपी डोजिंग जो होता है ट्राइसोडियम फोस्फेट हम लोग ड्रम में करते हैं। ड्रम। और डीएम ट्रांसफर पंप चाहिए जो पानी को डिएरेटर तक पहुंचाएगा, है ना। तो ये हो गए ऑक्सिलरीज। और क्या है ऑक्सिलरीज में? आईडीएफटी, पीए, बीएफपी, डोजिंग पंप, डीएम ट्रांसफर पंप। तो ये जो सारे इक्विपमेंट से, इन इक्विपमेंट को चलने के लिए आपको और एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कंप्रेशर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर इसको बोलते हैं। अब ये एयर कंप्रेशर जो है, ये एयर कंप्रेशर एग्जैक्टली बॉयलर का पार्ट नहीं है, लेकिन एयर कंप्रेशर के बिना, एयर के बिना आप बॉयलर को चला भी नहीं पाओगे, है ना। सो एयर कंप्रेशर भी फिर से 2 टाइप के मिलेंगे आपको। एक हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ईयर, और दूसरा मिलेगा आपको सर्विस ईयर। ठीक है, सर्विस ईयर। तो यहाँ पे आप अगर नोट करो बॉयलर पे, तो एक तरफ से हम फैन लगा रहे हैं हवा के लिए, फैन लगा रहे हो तो मतलब एयर चाहिए ना, और एक तरफ आप लगा रहे हो एयर कंप्रेशर। तो ये कंप्रेशर और फैन, ये दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर में एयर का कंप्रेस हो रहा है और वॉल्यूम। भाई फैन हम लगाते हैं कब? फैन लगाते हैं जब हमारा, हमको ये चाहिए, क्या कहते हैं इसको, फैन लगाते हैं जब हमको वॉल्यूम चाहिए, फ्लो चाहिए। ठीक है, हवा का फ्लो चाहिए, वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम चाहिए, फ्लो चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्रेशर में है, प्रेशर कांस्टेंट, सेम प्रेशर में है, और जो आपका एयर फ्लो हो रहा है सेम प्रेशर, मतलब हल्का सा प्रेशर वेरिएशन होगा। प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा तो फ्लो ही नहीं होगा। सो मेनली क्या है कि प्रेशर, लो प्रेशर बोल सकते हैं, हाँ लो प्रेशर बोल सकते हैं इसको। प्रेशर लो और वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो हो रहा है, तो फ्लो जो होगा, फ्लो बढ़ जाता है ना। एयर कंप्रेशर में क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। आप एयर को कंप्रेस कर दे रहे हो तो फिर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे 2 एयर कंप्रेशर है, एक ही इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेशर, दूसरा है आपका सर्विस एयर कंप्रेशर। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेशर क्यों है? जितने सारे अपने न्यूमेटिक इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंटेशन के जितने सारे आपके न्यूमेटिक डिवाइसेस से, कंट्रोलर से, वो सारे आपके इंस्ट्रूमेंट ईयर से चलेंगे। और सर्विस ईयर जहाँ जहाँ पे आपको कुछ साफ सफाई करना है, बॉयलर के अंदर लगाना है, तो जहाँ पे आप सर्विस पर्पस के लिए ईयर ले रहे हो, तो उसके लिए अलग से
एयर कंप्रेसर और इंस्ट्रूमेंट पर्पस के लिए अलग से एयर कंप्रेसर। क्यों चाहिए वो बाद में हम समझेंगे, दो दो क्यों चाहिए हमको, है ना। अब देखो ये जो फैन है आईडी फैन, एक एक करके शुरू जाते हैं। सबसे पहले जो नाम आया वो है आईडी फैन। आईडी फैन का फुल फॉर्म, आईडी फैन क्या है, आईडी फैन का फुल फॉर्म बताओ। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन क्या करता है कि बॉयलर के अंदर से जितने फ्लूगेस है उसको निकाल लेता है ना, शक करके निकालता है। मतलब इट इज एक्टिंग लाइक एन एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन की तरह काम कर रहा है, वो निकाल दे रहा है बाहर। एफडी फैन, एफडी फैन क्या होता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट। फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। अब फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या करता है, बॉयलर के अंदर हवा को ठेल के देता है। अब फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन का मेन पर्पस क्या है, उस ईयर का मेन पर्पस क्या क्या है। एफडी फैन का जो हवा है वो क्या होता है, वो बाहर से एटमॉस्फेयर से फर्नेस के अंदर ठेल के देता है ना। तो इसका पर्पस क्या है एफडी फैन का, क्यों चाहिए यार हमको बॉयलर के अंदर, फ्यूल कंबशन कंप्लीट करने के लिए। सो एक हो गया कंबशन पर्पस के लिए, सो हमको चाहिए कंबशन पर्पस के लिए चाहिए। और एफडी फैन का यार और क्यों चाहिए, कोल्ड फ्लो के लिए, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। हाँ फ्यूल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाँ और क्या चाहिए, फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन। और कहाँ पे जाता है एफडी फैन के यार, एक तो चला गया आपका एयर बॉक्स में, एयर बॉक्स से अंदर चला गया और अंदर क्या कर रहा है वो फ्लूइडाइजेशन कर रहा है, साइमल्टेनियसली कंबशन में काम आ रहा है ना। एक पार्ट आपका पीएफएन पे चला गया और पीएफएन का यार क्या कर रहा है, फ्यूल को कैरी करके लेके जा रहा है फर्नेस के अंदर, तो वहां पे फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एफडी फैन का हवा यूज कर रहा है। और एक लाइन है कहाँ पे जाता है दिनेश, सेकेंडरी ईयर। सेकेंडरी ईयर। सेकेंडरी ईयर का क्या फंडा है, सेकेंडरी ईयर क्यों चाहिए, क्या फंडा है इसका। जो फर्नेस से अगर बेड टेम्परेचर कम होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कंबशन होता है, तो जो फ्लू गैस पाथ एयर फिल्टर से एयर मींस एग्जॉस्ट ना हो, उसके लिए सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं टैपिंग उसको, जो एयर फ्लू गैस अंदर फर्नेस में थोड़े टाइम के लिए टर्बुलेंस मेंटेन करने के लिए एयर फ्लो रखते हैं। देखो चीजें समझ में थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन चीजों को बोलना आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है और बहुत ही साफ शब्दों में आप, छोटे शब्दों में आप अपनी बात को रख सको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम समझते हैं क्या हम उसी बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके दूसरे के कानों तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। दिस इज कॉल्ड योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस सर। हम बोलते बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हमारे शब्द, बहुत बढ़िया से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, कि क्या हमारे शब्द उसी चीज को मीन कर रहा है जो अगला है, जो सुन रहा है अगला, क्या उसी चीज को समझ रहा है जो हम बोलना चाहते हैं। कभी कभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं और अगला बंदा जो है वो कुछ समझ ही नहीं पाता है या फिर वो कुछ गलत समझ बैठता है।
तो इसके पीछे का एक कारण तो ये है कि उसका माइंडसेट, और दूसरा कारण ये है कि आप शायद से प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था आपके फीलिंग्स का या फिर आपके जो भावनाएं हैं उसको शब्द में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, सो प्रॉपर शब्द रहे और कोशिश करो कि कम शब्दों में बहुत बढ़िया से उस चीज को समझा दे। तो जैसे हमने बोला कि सेकेंडरी यार क्यों चाहिए, तो सेकेंडरी यार चाहिए कि जो फ्यूल जा रहा है अगर उसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, वो ऊपर तरफ जल्दी से भागेंगे, तो उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से एक यार लाइन दे के रखते हैं ताकि फर्नेस के अंदर टर्बुलेंस बढ़ जाए तो फ्यूल को अपना रिटेंशन टाइम मिल जाए फर्नेस के अंदर, है ना। चलो समझते हैं, ये सारी चीजें समझते हैं आज। और एक फैन है अपना पीएफएन। पीएफएन का काम क्या है? फ्यूल सप्लाई। पीएफएन का काम है फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो इसका काम तो वही सीधा है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, कि वो कोयला जो है कोयले को फर्नेस के अंदर लेके जाता है। तो आज पहले तो ये तीनों फैन ही क्लियर करते हैं, बाद में बाकी जाएंगे। सो हमने जो देखा अभी तक कि भाई जो अपना एएफबीसी बॉयलर होता है उसमें क्या रहता है, एक फर्नेस होता है और फर्नेस के नीचे का जो पार्ट है वहां पे मेरा क्या रहता है, विंड बॉक्स रहता है। और ये विंड बॉक्स जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। और फिर हमने क्या देखा कि ये जो फर्नेस से कनेक्टेड है वो किसके साथ है, यहाँ से अगर मैं खींच दूंगा इस तरीके से तो वो इकोनोमाइजर के साथ कनेक्टेड है ना। इस ड्राइंग को अपने खुद से बनाने की भी कोशिश करना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ तो बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो पहले हमने फर्नेस बनाया, ये जो पार्ट होता है इसको गोस्ट नेक बोलते हैं। ठीक है, ये जो नाक जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं गोस्ट नेक बोलते हैं। ठीक है, तो यार बॉक्स हो गया, फर्नेस हो गया, और फिर ये चला गया मेरी इकोनोमाइजर। अब ये मेरा इकोनोमाइजर चैम्बर मैंने बनाया और इकोनोमाइजर चैम्बर से कनेक्ट हो गया किसके साथ, ये कनेक्ट हो गया एयर प्रीहीटर के साथ। एयर प्रीहीटर से तो ये आ गया मेरा एयर प्रीहीटर में, और एयर प्रीहीटर से ये किस पे चला जाएगा, ईएसपी में चला जाएगा। ईएसपी ये चला गया ईएसपी में, और ईएसपी से निकल के आईडी तरीके से निकलेगा और फिर वो खींच के नीचे आ जाएगा आपका आईडी फैन। यहाँ पे आईडी फैन, और आईडी फैन के बाद लग जाएगा आपका चिमनी, और वो फ्लू गैस यहाँ से आईडी फैन से एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। यही तो है फंडा। अब एक एक करके देखते हैं कि ये जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर के अंदर हमको पता है कि क्या रहता है, बैंक ऑफ ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, और सारे ट्यूब्स इस टाइप से बेंड होते हैं जिनके थ्रू क्या जाता है, वाटर, पानी जाता है, और पानी जाके ड्रम में पहुंचता है, वो हमको पता है। यहाँ से फीड पंप लगा देते हैं, बॉयलर फीड पंप, और फीड पंप इसी पानी को प्रेशराइज करके ड्रम में भेजता है। फर्नेस के अंदर क्या हो रहा है, फर्नेस के अंदर हो रहा है भाई, यहाँ पे मेरा फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, और फ्लूइडाइजेशन के साथ क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। फ्लूइडाइजेशन क्या है, फ्लूइडाइजेशन है जिसमें स्टैटिक बेड जो है बेड मटेरियल का, वो फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि भाई हम एयर बॉक्स जो है, एयर बॉक्स से नोजल के थ्रू हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। जब हवा भर रहे हैं तो फिर बेड मटेरियल यहाँ पे प्ले कर रहा है, एक सर्टेन हाइट तक हम इसको खेलने दे रहे हैं, तो बेड मटेरियल अलग अलग होके इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि ये एक फ्लूइड है, ये स्टैटिक बेड है ही नहीं। और इसी बेड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं। कितना तक गर्म करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग फ्यूल। अब इनकमिंग फ्यूल क्या है हमारे लिए, इनकमिंग फ्यूल है कोल।
और जब कोल है अपना इनकमिंग फ्यूल, तो कोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है 600 डिग्री। तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेड को रखना है मिनिमम, और उसी में जब फ्यूल आएगा तो वो फ्यूल ऑटोमेटिक जल जाएगा। जब यहाँ पे फ्यूल जलेगा तो फ्यूल जलने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मेरा फ्लू गैस प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि यहाँ पे आईडी फैन खींच रहा है, तो फर्नेस पे के अंदर जितना फ्लू गैस प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके का एक पाथ एक्वायर करेगा, है ना। और इधर नीचे इधर से तो खींच रहा है आईडी फैन, तो आईडी फैन जब खींच रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है ना, बहुत ज्यादा। इस पूरे लाइन पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर 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 है, यहाँ पे भी नेगेटिव प्रेशर है, शॉक कर रहा है। तो नेगेटिव प्रेशर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, फर्नेस के अंदर होगा कि आईडी पे होगा, फर्नेस के अंदर होगा। यहाँ पे होगा सबसे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे होगा सबसे कम प्रेशर, तब जाके फ्लो इधर से इधर होगा। सो ये तो समझ गए। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जब फ्लू गैस निकल रहा है उसी पाथ में हमने इकोनोमाइजर को लगाया, और फिर वो फ्लू गैस क्या हुआ, यहाँ से जाने के बाद वो फ्लू गैस मेरा यार प्रीहीटर के अंदर जा रहा है। और यार प्रीहीटर के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर भी ट्यूब्स रहेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे रहता है। तो इसके अंदर भी वर्टिकल ट्यूब्स है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ट्यूब के अंदर से फ्लू गैस जाएगा, ट्यूब के अंदर से आपका फ्लू गैस चला जाएगा, और हवा जो है वो बाहर से आएगी। और ये हवा आएगी कहाँ से, ये हवा आएगी आपके एफडी फैन से, एफडी फैन से। तो एफडी फैन से एयर आएगा यहाँ पे, और एयर जो है वो चैम्बर के अंदर बाहर रहेगा, और चैम्बर के अंदर तरफ क्या रहेंगे, ट्यूब्स रहेंगे, जिस ट्यूब से आपका फ्लू गैस जाएगा। और फिर वो हवा जो है वो हवा निकल के आएगी और आके आपका एफडी हेडर पे आ जाएगी, ठीक है, एफडी हेडर पे आएगा। अब एयर क्या हो गया, गर्म हो गया, और वो गर्म एयर आपका एक लाइन चला जाएगा किस पे, एयर बॉक्स पे, एयर बॉक्स पे। तो एयर बॉक्स पे जो लाइन जाएगी वहां पे हम डंपर लगा के हर एक कंपार्टमेंट का यहाँ पे एक एक डंपर लगाएंगे और कंट्रोल करेंगे, तो हवा बॉक्स के अंदर जाएगी कंपार्टमेंट, है ना। और एक लाइन यहाँ से चला जाएगा आपका पीए फैन में, पीए फैन में चला जाएगा। और पीए फैन क्या करेगा, यहाँ से आपका फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोयला भेजेगा इधर, और यहाँ पे कोल नोजल के साथ कनेक्टेड होंगे, ये हमने देखा है ना। सो पीएफएन से कोयला जा रहा है एफडी फैन से, और एक सेकेंडरी लाइन का रहेगा यहाँ पे, और वो सेकेंडरी लाइन ऊपर से फर्नेस के ऊपर से ये इस टाइप से होके फर्नेस के ऊपर से आपके नोजल के थ्रू एंगल में हवा रहेगा। अब हवा का ठेला समझते हैं कि आईडी फैन क्या कर रहा है भाई, शक कर रहा है। शक करने से क्या हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव प्रेशर बना रहा है और वो फ्लू गैस को इधर खींच के निकाल दे रहा है। एफडी फैन क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से हवा को ले रहा है, और ये हवा इस टाइप से जाके एयर प्रीहीटर के थ्रू जा रहा है, एयर प्रीहीटर में हवा गर्म हो जा रहा है, और वही गर्म हवा जो है वो फर्नेस के अंदर जा रहा है फॉर यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन करेगा, फ्लूइडाइजेशन पर्पस, और फिर कंबशन करेगा, तो कंबशन पर्पस। एक लाइन सेकेंडरी लाइन दे रहे हैं, क्यों, ताकि टर्बुलेंस बढ़ा सके। टर्बुलेंस बढ़ाने का मेन मकसद क्या है, ताकि हम वहां पे फ्यूल को रिटेन कर सके, ताकि कोयला जो है वो सही ढंग से जल जाएगा। पीएफएन लगा रहे हैं ताकि फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सके, यही तो फंडा है। तो अगर यही फंडा है तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि आईडी, पीए और एफडी फैन जो है इनके बीच पे इंटरलॉक्स क्या है, क्या देखना है, इंटरलॉक। सबसे पहले तो ये टर्म जो है इंटरलॉक, ये होता क्या है, इंटरलॉक क्या है, प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट
प्रोटेक्शन। अच्छा, और किस तरीके का प्रोटेक्शन, कैसे दे रहे हो? इंटरलॉक मतलब एक मशीन का दूसरे मशीन के साथ रिलेशन, है ना? एक मशीन का दूसरे मशीन के साथ रिलेशन। और क्या आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरलॉक को? इंटरलॉक आर द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन व्हिच, क्या बोल रहा हूँ, इंटरलॉक्स आर द पैरामीटर्स पैरामीटर based on which a machine can run or trip. A machine can start or trip. तो इंटरलॉक्स वो सारे पैरामीटर्स है जिनके ऊपर बेस करके एक मशीन चलेगा या फिर बंद हो जाएगा, है ना? तो जब मैं स्टार्ट और ट्रिप बोल रहा हूं तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि भाई ये स्टार्ट तो ठीक है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट, लेकिन ट्रिप क्या चीज है? ट्रिप क्या है बताओ? अलार्म देते हैं। हम अगर मान लीजिए जो सेट पैरामीटर है उससे ऊपर या जो सेट पैरामीटर से वेरिएशन करेगा तो अलार्म देता है और वो बंद हो जाता है। अलार्म देता है। अलार्म एक चीज हो गया। अलार्म, क्या अलार्म ट्रिप में आता है? नहीं, अलार्म तो अलार्म, अलार्मिंग कंडीशन। एक होता है ट्रिप। ट्रिपिंग का पूछ रहा हूँ कि ट्रिपिंग क्या है? ट्रिपिंग मतलब आपका स्टॉपेज। ट्रिप मतलब क्या हो रहा है? स्टॉप। स्टॉप। तो फिर स्टॉप क्यों नहीं बोल रहे हैं, ट्रिप क्यों बोल रहे हैं? इमरजेंसी स्टॉप आ रहे हैं। क्या है? इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप। तो यार इमरजेंसी स्टॉप में क्या, इमरजेंसी स्टॉप में इमरजेंसी स्टॉप और ट्रिप क्या एक ही बात है? इमरजेंसी स्टॉप और ट्रिप क्या एक ही बात है? नहीं, नहीं, फोर्स ट्रिप। एक चीज होता है कि ट्रिप, एक होता है इमरजेंसी स्टॉप। तो सर अंतर क्या है? दोनों तो एक ही काम कर रहा है, डायरेक्टली बंद कर रहा है ना? देखो, जो नॉर्मल स्टॉपेज होता है किसी भी इक्विपमेंट का, एक चीज होता है नॉर्मल स्टॉपेज। जब हम नॉर्मली स्टॉप करते हैं कोई भी इक्विपमेंट, देन इट फॉलो सर्टेन सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस के थ्रू चलते चलते जाके उसको हम बंद करते हैं। अब मोटर के केस पे आपको वो सीक्वेंस दिखेगा नहीं, है ना? तो मोटर को आप डायरेक्टली स्टॉप कर रहे हैं। तो सीक्वेंस कहाँ पे दिखने को मिलता है? जैसे आपका बड़ा इक्विपमेंट हो गया, गैस टरबाइन हो गया, ठीक है, स्टीम टरबाइन हो गया, वहां पे आपको स्टॉपेज का सीक्वेंस दिखेगा। क्या सीक्वेंस है? मानो वो फुल लोड पे है तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका लोड कम करोगे। डायरेक्टली थोड़े ना आप पकड़ लो, आपका 10 मेगावाट का लोड है टरबाइन पे, जनरेटर पे, और टरबाइन आपका फुल लोड पे चल रहा है, और आप अचानक से जाके बोले आपको बंद करना है टरबाइन को, तो धप करके आपने ब्रेकर काट दिया। ऐसे थोड़ी ना बंद करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? इक्विपमेंट पे प्रेशर पड़ेगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, उसका लोड पहले कम करेंगे, धीरे 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 इसका लोड कम करके लेके आएंगे। जब लोड कम हो जाएगा तब जाके हम क्या करेंगे, इसको, इसका ब्रेकर ओपन करेंगे। वहां पे भी पकड़ लो गैस टरबाइन है तो उसका एक बहुत बढ़िया एक लंबा प्रोसीजर है बंद होने का। कुछ देर तक लूवर्स खुलेंगे, हवा निकलेगा, एग्जॉस्ट निकल जाएगा, गर्म से ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 एक एक स्टेप के बाद सीक्वेंस में जाके वो टरबाइन बंद होगा। वहीं पे अगर आप इमरजेंसी स्टॉप दबाते हो, मानो आपने कुछ गड़बड़ देखा और आपने इमरजेंसी स्टॉप दबाया, तो इमरजेंसी स्टॉप में क्या होगा कि कुछ सीक्वेंस बाईपास हो जाएंगे। जैसे आपको आपका जो लोड ग्रेजुअली कम होना चाहिए था, तो कुछ चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं और डायरेक्टली इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इमरजेंसी स्टॉप हो गया। ट्रिप जब बोल रहे हैं तो फिर एकदम से और कुछ देखना नहीं है यार, ट्रिप मतलब डायरेक्ट बंद। यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं है, समझ रहे हो? हर बाकी सारे चीजों को काट के एकदम डायरेक्ट स्टॉपेज, दिस इज कॉल्ड योर ट्रिपिंग। तो ट्रिप
इमरजेंसी स्टॉप और नॉर्मल स्टॉपेज में अंतर है। बहुत सारे इक्विपमेंट के लिए ट्रिप और इमरजेंसी स्टॉप दोनों बराबर होते हैं, और कुछ इक्विपमेंट के लिए ट्रिप और स्टॉप एक ही होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉपेज का मतलब होता है कि नॉर्मल स्टॉपेज कुछ सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आराम से हम मशीन पे कोई लोड ना देते हुए उसको बंद करें। इमरजेंसी स्टॉप उसी में से कुछ सीक्वेंस को बाईपास कर देंगे, काट देंगे और इसको बंद करेंगे। ट्रिप नो सीक्वेंस फॉलोइंग, डायरेक्ट स्टॉप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपिंग। और ट्रिपिंग होता है ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। ट्रिपिंग कैसा होता है? ऑटोमेटिक और मैनुअल। हम बोलते हैं कि मैनुअल ट्रिप या फिर ऑटो ट्रिप, ठीक है। मैनुअल ट्रिप मतलब क्या है? वहां पे कुछ मैनुअल ब्रेकर्स रहेंगे, मैनुअल स्विचेस रहेंगे, आप जाके दबा रहे हो और वो मैनुअली ट्रिप कर जा रहा है मशीन, है ना। ऑटो ट्रिप क्या होता है? यहाँ पे आता है आपके इंटरलॉक्स। ऑटो ट्रिप जो होता है वो किसके ऊपर बेस करके आ रहा है? वो आ रहा है आपके इंटरलॉक्स के ऊपर बेस करके, कि भाई मेरा अगर मोटर 1 चले तब जाके मोटर 2 चले। अगर मोटर 1 बंद हो जाए तो मेरा मोटर 2 नहीं चलेगा। तो इस टाइप के जो रिलेशन हम देते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉक्स। सो इंटरलॉक्स क्या है? इंटरलॉक्स इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन व्हिच a machine can run or trip. Clear sir. तो हमारे जो इंडस्ट्रियल फैंस है उनके बीच में इंटरलॉक्स है। आपको पता है इंटरलॉक क्या क्या है? आईडी फैन का इंटरलॉक बताओ। आईडी फैन का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी फैन, एफडी फैन, उसके बाद पीए फैन। सिर्फ आईडी का इंटरलॉक बताओ ना। अच्छा ठीक है, आप स्टार्टिंग सीक्वेंस बता रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले कौन सा फैन चलाओगे? आईडी फैन। उसके बाद एफडी फैन। आईडी चलेगा तब जाके आपका एफडी फैन चलेगा, ओके। उसके बाद पीए फैन। उसके बाद और तो कोई फैन ही नहीं, पोल फीडर। तो ये तो हो गए स्टार्टिंग सीक्वेंस, है ना। आईडी फैन चलेगा, उसके बाद आपका एफडी फैन चलेगा, उसके बाद आपका पीए फैन चलेगा, उसके बाद पोल फीडर चलेगा। ये हो गया इसका सीक्वेंस। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आईडी फैन का इंटरलॉक किसके साथ है? मतलब वो क्या चीज है जो अगर सेटिस्फाई ना करे तो आईडी फैन नहीं चलेगा? तीनों के एफडी फैन से और कोल फीडर से ना, तीनों से। तो अगर कोल फीडर से होगा तो कोल फीडर क्या आप पहले चलाओगे आईडी के बाद? आईडी से पहले नहीं चलाओगे ना। फिर नहीं। ये हो गया आपका स्टार्टिंग सीक्वेंस आईडी एफडी पीए। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। आ रहे चलो क्लियर करेंगे। देखो इंटरलॉक जब कभी भी हम देते हैं तो उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है कि इस वजह से आप इंटरलॉक दे रहे हो, इसके चलते कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है ना, कभी ना कभी। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है तो बेकार में काहे का इंटरलॉक्स देना? कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कभी ना कभी, उसी के चलते हम कुछ एक इंटरलॉक्स देते हैं। तो आईडी फैन का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी फैन का इंटरलॉक से अपने ड्राम लेवल के साथ लिख के रखना है। ओके। आईडी फैन का और किसी के साथ इंटरलॉक्स नहीं है। आईडी फैन इंडिपेंडेंट सिर्फ किसके साथ है? ड्रम लेवल के साथ है, और ड्रम लेवल हाई में भी है और ड्रम लेवल लो पे भी है। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया हाई हाई? मजाक में नहीं लिखे, ये लैंग्वेज है हमारा। इंस्ट्रूमेंटेशन पे हाई हाई मतलब होता है ट्रिप। हाई हाई का मतलब क्या है? ट्रिप। कहाँ पे? हाई सेटिंग पे ट्रिप ऑन
हाई सेट पॉइंट, ठीक है। हायर साइड पे सेट पॉइंट है और हाई होने से अगर ट्रिप कर रहा है इसको हम बोलते हैं हाई हाई। लो लो मतलब ट्रिप ऑन लो साइड, ठीक है। लोअर साइड में अगर जाके ट्रिप कर रहा है तो उसको बोलते हैं लो लो। तो हाई का मतलब क्या होता है, सिंगल हाई का मतलब होता है अलार्म, अलार्म ऑन हाई, एंड लो का मतलब होता है अलार्म ऑन लो लेवल, ठीक है। हाई लेवल पे अलार्म कब देगा, जब हाई लिखा होगा कहीं पे। आप डॉक्यूमेंट देखोगे, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट देखोगे, डीसीएस पे देखोगे, पीएलसी में देखोगे, जहां पे हाई लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ ये अलार्म के लिए। और अगर हाई हाई लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये ट्रिप है। पहले अलार्म देगा फिर जाके ट्रिप करेगा, है ना। तो यहाँ पे आईडी फैन का जो है कनेक्शन, आईडी फैन का कनेक्शन है इंटरलॉक से आपके बॉयलर ड्रम लेवल हाई के साथ भी है और लो के साथ भी है। अब ऐसा क्यों सर, है ना, कि ड्रम में पानी है कि नहीं है। ड्रम लेवल हाई हो गया हो या फिर लो हो गया हो तो उसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, आईडी फैन को ट्रिप करा रहे हैं। ऐसा क्यों, ड्रम का पानी नहीं है या फिर ज्यादा है तो इसके साथ तो बॉयलर फीड पंप का कनेक्शन होना चाहिए था, है ना। तो फीड पंप चल जाना चाहिए, फीड पंप बंद हो जाना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, यार आईडी को ट्रिप करा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि आईडी फैन का के साथ, आईडी फैन के साथ आपके बाकी जितने इक्विपमेंट्स है, एफडी, पीए, कोल फीडर, वो सारे आईडी फैन के साथ रिलेटेड है। अगर आईडी ट्रिप कर गया तो आपके पीए फैन ट्रिप कर जाएगा, एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा, कोल फीडर ट्रिप कर जाएगा, मतलब पूरा का पूरा बॉयलर ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। सो जब आईडी बंद होगा तो पूरा बॉयलर ट्रिप होगा। तो इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे कि ड्रम लेवल हाई हो गया या फिर ड्रम लेवल लो हो गया, तो मेरे को बॉयलर को ही बंद कर देना है। समझ में आया। क्योंकि ड्रम लेवल अगर लो है तो क्या दिक्कत आएगी, लो ड्रम लेवल पे क्या दिक्कत आएगी, ड्रम लेवल अगर लो है तो क्या दिक्कत आएगी, बॉयलर पे बताओ बताओ। अगर ड्रम लेवल लो होगा तो क्या दिक्कत आएगी, लो ड्रम लेवल कितने परसेंट पे रखते हो, 40 नहीं रे, 30 40% पे होता है आपका नॉर्मल वर्किंग लेवल। क्या होता है 40% पे नॉर्मल वर्किंग लेवल होता है। 20% पे अलार्म होता है, लो लेवल अलार्म, ठीक है। और 10% पे ट्रिप। अब भाई बॉयलर के ड्रम में पानी अगर कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है मुझको, वो बताओ, मेरा सोच के बताओ। स्टीम जनरेशन तो नहीं स्टीम जनरेशन तो चलो ठीक है, नहीं हुआ तो बॉयलर को ट्रिप क्यों करना है, एक तो जनरेशन नहीं हो रहा है उसके ऊपर हम ट्रिप कर दे रहे हैं, ट्रिपिंग क्यों चाहिए। अगर ड्रम के अंदर पानी नहीं रहेगा, ठीक है, पानी नहीं रहेगा और तो ड्रम के बॉयलर के ट्यूब्स में पानी नहीं आएगा, है ना, और ट्यूब्स होंगे गर्म, तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो गया। इस चीज को क्या कहते हैं, बॉयलर स्टारवेशन, बॉयलर स्टारवेशन, पानी की खपत। कि बॉयलर में ये जो पानी है 10% वाटर जो हम रिजर्व रखते हैं कि 10% पे बॉयलर को ट्रिप करा देते हैं, बिकॉज द 10% वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग डाउन। बॉयलर को कूल डाउन करने के लिए आपको 10% वाटर चाहिए होगा। अगर आप 10% वाटर नहीं रखते हो, आपने पकड़ लो कि लो जो ट्रिपिंग है उसको बाईपास कर दिया और आप बॉयलर को चला रहे हो और आपका ध्यान नहीं रहा और ड्रम पूरा खाली हो गया,
ड्रम खाली हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि फर्नेस का जो आपने तुरंत फ्यूल काट दिया, आपने सब फुल फीडर बंद कर दिया, यार मेरा पानी खत्म है, लेकिन फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर है, क्या वो टेम्परेचर इमीडिएट ठंडा हो जाएगा? जो आपका बेड मटेरियल है वो तो हीट को रिटेन करके रखेगा और 10-12 घंटा तक रिटेन करके रखेगा, हीट पूरा हीट रखेगा, है ना। आप पूरा खोल दो, सारा जितने सारे आपके मैनुअल्स है सब खोल दो, बॉयलर को बंद कर दो, फिर भी बॉयलर का फर्नेस ठंडा होने में मिनिमम 12 घंटा लगता है कि नहीं लगता है? उससे ऊपर हाँ, लगता है, लगता है 12 से 24 घंटा लग जाता है, पूरा हीट रहता है बॉयलर के अंदर। तो अगर 10-12 घंटा तक अगर हीट रहेगा और ड्रम में पानी नहीं है, ट्यूब में पानी नहीं है, ट्यूब का हालत क्या होगा? ये तो मेटल गल जाएगा ना, रप्चर हो जाएगा। वो रेटिंग इसी चीज को, इसका टेक्निकल टर्म क्या है? बॉयलर स्टारवेशन। स्टारवेशन, ठीक है। तो बॉयलर स्टारवेशन इसी को कहते हैं, पानी की खपत की वजह से बॉयलर के ट्यूब पंक्चर हो जाना। क्लियर सर। सो ये तो समझ में आया कि भाई लो पे क्यों ट्रिप कराना है, क्योंकि लो पे अगर हम ट्रिप नहीं कराएंगे तो बॉयलर में पानी की कमी होगी और कूल डाउन के लिए हमारे पास पानी नहीं बचेगा। तो पानी अगर नहीं बचेगा तो क्या होगा? सारे बॉयलर के अंदर के ट्यूब्स मेरे खराब हो जाएंगे, पंक्चर हो जाएंगे। तो हाई पे क्यों ट्रिप कराना है? हाई पे तो पानी है, एक्सेस पानी है, तो काहे के लिए आप ट्रिप कराओगे? प्राइमिंग कैरी ओवर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर पूरा का पूरा स्टीम चेस्ट बढ़ जाएगा तो स्टीम के साथ आपका पानी चला जाएगा, जिससे मेरे टरबाइन को खतरा है ना, सुपर हीटर कोयल्स को खतरा है। तो ये समझ गए कि हाई पे क्यों ट्रिप कराना है, लो पे क्यों ट्रिप कराना है। तो आईडी फैन का इंटरलॉक, आईडी फैन का इंटरलॉक का किसके साथ? ड्रम लेवल हाई एंड दूसरा इंटरलॉक है ड्रम लेवल लो। हाई कितना परसेंट पे रखना है? 80% पे रखना है। 80%। लो कितने परसेंट पे रखना है? 10% पे। 10%। और अलार्म की अगर बात करें तो अलार्म सेट करके रखो कि ड्रम लेवल लो पे अलार्म हो, पकड़ लो 20-22% पे, और ड्रम लेवल हाई पे अलार्म हो, पकड़ लो आपका 70% और 60% पे ड्रम लेवल हाई, ठीक है। सो ये हो गए अलार्म। अलार्म की वजह से ट्रिप नहीं करता है। अलार्म आपको अलर्ट करने के लिए कि आपका जो पैरामीटर है वो एबनॉर्मल स्टेट पे जा रहा है, आपका ध्यान इसी तरफ खींचने के लिए होता है। और हाई लो सेटिंग जो होता है उससे आपका ट्रिप करता है। सो आईडी फैन का इंटरलॉक समझ गए? ओके सर। और क्या है आपका पीएफएन का बताओ। पीएफएन का ट्रिपिंग इंटरलॉक किसके साथ है? नहीं सर, मालूम, तीनों सीक्वेंस मालूम था। नहीं मालूम सर, पीएफएन का इंटरलॉक। पीएफएन का ट्रिपिंग है आपका आईडी फैन के साथ। हाँ, तीनों। पीएफएन का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी फैन के साथ है। कि अगर आईडी फैन नहीं चल रहा है तो पीएफएन नहीं चलेगा। क्लियर? तो इसमें सीधा इंटरलॉक है सिर्फ आपके पीएफएन के साथ, आईडी फैन और पीएफएन। बच गया मेरा एफडी फैन। एफडी का इंटरलॉक किसके साथ है? आईडी के साथ नहीं, एफडी का इंटरलॉक आईडी से नहीं है। एफडी का इंटरलॉक है पीए के साथ। हाँ। अगर पीएफएन नहीं चलेगा तो एफडी फैन नहीं चलेगा। और एक चीज है, अगर मेरा फर्नेस प्रेशर अगर +25 mmWc से ज्यादा है, कितना है? +25 mmWc से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव जा रहा है, फर्नेस अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है तो आपका
एफडी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि भाई मैं बोल रहा हूं कि आईडी ट्रिप करेगा तो पीए ट्रिप करेगा, आईडी ट्रिप नहीं करेगा तो फिर पीएफएन चलता रहेगा। एफडी फैन का है पीएफएन के साथ, मतलब अगर पीए नहीं चलेगा तो एफडी नहीं चलेगा, लेकिन एफडी नहीं चलेगा तो पीए चल सकता है ना। अब देख लो सीक्वेंस क्या है कि आईडी पीए एफडी कोल फिगर। तो अगर आईडी नहीं चल रहा है तो फिर पीएफएन नहीं चलेगा, पीए नहीं चल रहा है तो फिर एफडी नहीं चलेगा, एफडी नहीं चल रहा है तो फिर कोल फिगर नहीं चलेगा। ये सीक्वेंस है। अब भाई पीएफएन अगर चल रहा है, मानो अभी रनिंग में है और आपके चारों इक्विपमेंट आपके चल रहे हैं, अचानक से आपका एफडी फैन बंद हो गया। जब एफडी बंद हो गया तो फिर कोल फिगर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोल फिगर बंद हो जाएगा, लेकिन आपका पीए और आईडी चलता रहेगा। अब पीएफएन किसके साथ कहां से हवा ले रहा है, एफडी के हेडर से ले रहा है, एफडी के हेडर से ले रहा है। लेकिन एफडी बंद हो जाएगा तब भी हम पीए को बंद नहीं कर रहे हैं। इस लॉजिक का कुछ मतलब इस इंटरलॉक्स का लॉजिक बता पाएगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। कूल फीडिंग यार पीएफएन का कनेक्शन किसके साथ है आपका, पीएफएन का कनेक्शन है आपका ये हेडर, फ्यूल कैरी करके लेके जाता है ना, फ्यूल कैरी करके लेके जाता है। एफडी फैन क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन करा रहा है। ओके, अगर आपका एफडी फैन बंद हो गया, आपका पीएफएन बंद हो गया, पकड़ लो पीएफएन बंद हो गया तो यहाँ से हवा आएगी नहीं, नहीं। अगर यहाँ से हवा नहीं आएगा और यहाँ पे अगर एफडी फैन चलता रहेगा तो फ्लूइडाइजेशन होता रहेगा और इस पाइप में कोई प्रेशर नहीं आएगा, है ना। तो कोल नोजल के थ्रू क्या होगा, ये जो बेड मटेरियल है, ये बेड मटेरियल कोल नोजल के थ्रू अंदर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और पूरा का पूरा आपका जो पीए लाइन है उसको चौक कर देगा। समझ में आया। हाँ। तो रनिंग में स्टार्टिंग पे दिक्कत नहीं आ रहा है, रनिंग में दिक्कत आ रहा है। रनिंग में क्या दिक्कत आ रहा है कि अगर मेरा पीएफएन बंद हो गया कभी और एफडी चलता रह गया तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा पीए लाइन जाम हो जाएगा, है ना। हाँ। तो इसी के चलते अगर मेरा पीए बंद होता है तो हम एफडी को बंद कर दे रहे हैं, कोल फीडर को बंद कर दे रहे हैं। ओके। पीए बंद हो रहा है तो एफडी को बंद कर दे रहे हैं ताकि फ्लूइडाइजेशन ही बंद हो जाए तो मेरा पीए लाइन चौक ना हो। अभी पकड़ लो एक सीक्वेंस की अचानक से आपका किसी कारण से पीएफएन बंद हुआ और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, पकड़ लो फ्लक्चुएशन की वजह से आपका पीएफएन ट्रिप कर गया और जैसे पीएफएन ट्रिप हुआ उसके बाद आपने इमीडिएट दूसरा वाला पीएफएन चालू कर दिया, लेकिन आप बॉयलर को रिवाइव नहीं कर पाओगे इतना जल्दी से। क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम आपका पीए लाइन जो है वो चौक हो चुका है, तो आपको पूरा का पूरा पीए लाइन साफ करना पड़ेगा, फिर बॉयलर को लाइन पे लाना है। उतने में तो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, हो सकता है ट्रिप भी कर जाए बॉयलर। बट अगर आपका पीए लाइन साफ रहे कि पीए के साथ एफडी बंद हो जाएगा और पीए लाइन साफ है, तुरंत आपने फिर से पीएफएन को चालू किया और आपका इधर से क्या हुआ कि हवा आने लगा और उसके बाद आप फिर से फ्लूइडाइजेशन करके कोल फीडर चालू करके आप बॉयलर को लाइन पे ले सकते हैं, है ना। ओके। तो ये तो समझ गए कि पीएफएन के साथ एफडी का क्या रिलेशन है कि अगर पीएफ बंद होगा तो एफडी फैन बंद हो जाना चाहिए और अगर आईडी ट्रिप करता है तो भी पीएफएन बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आईडी जब ट्रिप करेगा तो
मतलब फर्नेस से हवा निकल नहीं रहा, आईडी ट्रिप कर गया मतलब फर्नेस से हवा निकल नहीं रहा है, और आप वहां पे और यार दे रहे हो, या फिर आपका अगर कंबशन हो रहा है, फ्लूइडाइजेशन हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा फर्नेस का। ठीक है, तो आईडी बंद तो बाकी सारे इक्विपमेंट्स बंद, पीएफ बंद, और पीएफ बंद तो एफडी बंद, एफडी बंद तो कोल फीडर बंद, मतलब आईडी बंद हो जाएगा तो सारे के सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं कि एफडी फैन का इंटरलॉक किसके साथ दिया हुआ है, कि भाई पीएफ फैन के साथ दिया हुआ है, और किसके साथ दिया हुआ है, फर्नेस प्रेशर हाई के साथ दिया हुआ है। फर्नेस प्रेशर हाई अगर होगा, पॉजिटिव होगा, तो एफडी फैन ट्रिप कर जाएगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि पीए नहीं चलेगा तो एफडी को बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा पीए लाइन को चोक करा देगा। क्लियर? क्लियर सर। और फर्नेस प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर तरफ आग मारे, बाहर आ जाएगा ना। तो फर्नेस का अंदर क्या है कि हमको पॉजिटिव प्रेशर तो रखना नहीं है, नेगेटिव प्रेशर रखना है। मैक्सिमम प्रेशर कितना रखना है, मतलब नॉर्मल प्रेशर कितना रखना है फर्नेस के अंदर, कितना रखते हो आप? -5 प्लस और -5 डब्ल्यू, ±5 mmWC का प्रेशर रखते हैं। ठीक है, तो ±5 mmWC का प्रेशर हम लोग फर्नेस के अंदर मेंटेन करते हैं। और अगर फर्नेस, ये हो गया नॉर्मल, सॉरी यहाँ लिखते तो आप फिर बोलोगे ये नॉर्मल है। हाई पे ट्रिपिंग कितने पे है, 25 mmWC प्लस। प्लस 25 mmWC हो जाएगा तो एफडी फैन ट्रिप कर जाना चाहिए। अब एफडी ट्रिप करेगा तो क्या पीए ट्रिप करना जरूरी है ना, पीए चलता रहे ना। एफडी नहीं है तो एफडी से हवा नहीं आ रहा है, एफडी हेडर से पे जो हवा है वही आएगा पीए से, वो बहुत ज्यादा यार नहीं होगा। पीएफएन चलता रहे, पीए लाइन क्लियर रहेगा, आप तुरंत एफडी फैन को फिर से चालू करके लाइन पे ले सकते हो। लेकिन अगर एफडी फैन चल नहीं रहा है, अगर एफडी फैन ट्रिप करता है तो आपका कोल फीडर ट्रिप कर जाना चाहिए। कोल फीडर जो है वो कोल फीडर क्या होना चाहिए, एफडी के साथ ट्रिप कर जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि अगर एफडी फैन नहीं चल रहा है मतलब फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है, और अगर फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है और अगर आपका वहां पे कोयला आ रहा है, तो वो कोयला क्या होगा, यहाँ पे आप पकड़ लो ये फर्नेस है और यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन नहीं है, लेकिन कोयला कोल फीडर चल रहा है, पीएफएन तो चल ही रहा है। सो आपका पीएफएन चल रहा है तो फिर ये फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इस लाइन पे हवा आ रहा है ना। वो हमने दिखाया था आपको पहले कैसे आता है। और इधर से अगर कोयला भी आता रहेगा कोल फीडर, तब तो फ्यूल इधर से आ जाएगा यार, कोयला आ जाएगा। और जब कोयला आएगा और यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन नहीं रहेगा तो वो सारे कोयला क्या होगा, यहाँ पे बेड पे डंप हो जाएंगे। और एक बार अगर डंप हो गया, फर्नेस तो ऑलरेडी हीटेड है, बेड मटेरियल हीटेड है, तो यहाँ पे जलना शुरू करेगा। स्टैटिक कंडीशन पे कोयला जलेगा और कोयले का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वो एश फ्यूजन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा। एश फ्यूजन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा। एश फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है, 9। एश फ्यूजन टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 1100 डिग्री के ऊपर जाएगा तो एश जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और अगर एक बार एश मेल्ट हो गया तो ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू का जो बेड मटेरियल है और आपका कोयला है वो सबको एक साथ गुट पका लेगा, है ना। और फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही वो छोटा पकड़ लो, थोड़ा सा एश मेल्ट हुआ और उसने 2-4 को एलिमेंट को अपने साथ ले लिया और ये कनेक्ट हो गए ऐसे। फ्लूइडाइजेशन है वो तो स्टैटिक है, स्टैटिक कंडीशन में जल रहा है, और ये जलते जलते क्या होगा, इसका टेम्परेचर और हाई होगा और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो बेड मटेरियल है, बेड मटेरियल का क्या है, बेड मटेरियल का 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर। अब क्या हुआ कि जैसे ही 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया, आपका बेड मटेरियल जो है वो भी फ्यूज हो गया, अब ये भी गल गया। तो अल्टीमेटली क्या बना वहां पे, क्लिंकर बना। क्लिंकर।
सो क्लिंकर फॉर्मेशन क्यों होता है? स्टैटिक बेड पे जब कोयला जलने लगता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां पे जो ऐश है वो ऐश फ्यूज होता है, और ऐश फ्यूज होने के कारण से वो अपना आजू बाजू का जो पार्टिकल्स है उसको साथ में लेता है, और क्योंकि गर्म है तो अंदर ही अंदर वो और टेम्परेचर हाई होता है, जलता रहता है, और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद बेड मटेरियल भी फ्यूज होना शुरू होता है और एक बहुत मोटा पत्थर जैसा बनता है। फिर उसके बाद फ्लूइडाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना? हाँ सर। तो फ्लूइडाइजेशन पूरा रुक गया यहाँ पे आपका। इसीलिए जैसे ही आपका एफडी बंद हो, फ्लूइडाइजेशन बंद हो, तो मैं कोल फीडर को काट देता हूँ। कोल फीडर कट जाए ताकि फ्यूल ना आए, लेकिन यहाँ से हवा आता रहे। हवा नहीं आएगा तो क्या होगा कि मेरा पीए लाइन चोक होने का खतरा बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्लियर तो सर। हर एक चीज का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक बहुत बढ़िया नाता है टेक्निकल, ठीक है? कि इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरलॉक की। बहुत सोच समझ के दिया गया है कि क्या क्या दिक्कत आती है, और उसी दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हम कुछ इंटरलॉक्स लगाते हैं। सो अभी एफडी फैन का समझ गए। एफडी फैन किसके साथ है? पीए फैन के साथ है, और फर्नेस प्रेशर के साथ है। फर्नेस प्रेशर पॉजिटिव के साथ है। कोल फीडर का किसके साथ है? आपका एफडी फैन के साथ है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे और थोड़ा सा खींचना पड़ेगा कि एफडी फैन के साथ आपका कोल फीडर तो है, नो डाउट, बट पकड़ लो आपका पीए फैन चल रहा है, एफडी फैन चल रहा है, कोल फीडर तो चलता रहेगा, है कि नहीं? अब पकड़ लो कि किसी एक कंपार्टमेंट में, ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरा एफडी कंपार्टमेंट डंपर है, यहाँ पे पीए कंपार्टमेंट डंपर है, और किसी वजह से आपका एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो गया। फैन चल रहा है, सब एफडी फैन भी चल रहा है, कोल फीडर भी चल रहा है, पीए फैन चल रहा है, आईडी फैन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन क्या हो गया? एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद हो गया। हो सकता है ना? हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होगा? नहीं होगा, बंद हो जाएगा फ्लूइडाइजेशन। पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला है तो इधर से कोयला तो आता रहेगा, फिर से वही प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो कोल फीडर का इंटरलॉक और किसके साथ देना है मुझको? कोल फीडर का इंटरलॉक एफडी फैन के साथ एफडी कंपार्टमेंट डंपर से भी देना है कि मेरा डंपर जो है वो खुला रहे, डंपर मेरा बंद ना हो। कि अगर डंपर बंद हो गया, एफडी कंपार्टमेंट डंपर अगर बंद हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ आइडिया आया इंटरलॉक्स का? हाँ दिनेश सर आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट। हेलो। हाँ सर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरलॉक्स का कुछ आइडिया आया? हाँ सर समझ गया अभी। चलो ठीक है, अगर समझ गया तो देखते हैं थोड़ा यहाँ पे स्काडा पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं आईडी फैन को खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा दो चीज दिख रहा है, एक तो स्टार्टिंग इंटरलॉक, दूसरा ट्रिपिंग इंटरलॉक, है ना? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ स्काडा सर पे दिख रहा दिख रहा है। हाँ तो दिख रहा है। आईडी फैन में देखोगे तो स्टार्टिंग इंटरलॉक भी है, ट्रिपिंग इंटरलॉक है। स्टार्टिंग इंटरलॉक पे क्या दिया हुआ है? रिमोट मोड सिलेक्टेड, ID2 suction dumper closed, delivery dumper closed, drum level okay and ID1 suction dumper closed। ये सारे इंटरलॉक्स दिए हुए हैं आईडी फैन के साथ स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग एडिशनल इंटरलॉक क्या आ रहा है कि आईडी फैन का, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अगर फैन है तो फैन का क्या होना चाहिए? सक्शन डंपर और डिलीवरी डंपर क्या होना चाहिए? सक्शन डंपर क्लोज होना चाहिए। फैन के केस में सक्शन एंड डिलीवरी दोनों क्लोज बंद होने चाहिए। तो बंद है कि नहीं है वो दिखेगा, ठीक है। फिर ID1 का सक्शन डंपर भी क्लोज है कि नहीं है वो दिखेगा। कि अगर ID1 चल नहीं रहा है, अगर आईडी फैन बंद है
दो आईडी फैन है ना, एक ID1 है और एक आईडी फैन 2 है। तो अगर आपका आईडी फैन 1 चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आईडी फैन 1 बंद है तो इसका भी जो सक्शन डंपर है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का तो सक्शन एक ही लाइन से है ना, एक ही लाइन से है। क्लियर सर। तो इसीलिए आईडी फैन जब चलाओगे तो आप पकड़ लो, आईडी फैन 2 नंबर आप चला रहे हो, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहला चीज तो रिमोट मोड सिलेक्टेड होना चाहिए, दूसरा चीज उसका सक्शन एंड डिलीवरी डंपर बंद होना चाहिए, तीसरा जो आपका स्टैंड बाई मोटर है, पंप है, वो अगर चल रहा है तब तो उसका सक्शन डिलीवरी खुला होगा, लेकिन अगर ये बंद है तो इसका भी सक्शन डंपर बंद होना चाहिए, सक्शन डिलीवरी बंद होना चाहिए। ठीक है। और जो मेन प्रोसेस के साथ जो इंटरलॉक है वो है आपका ड्रम लेवल के साथ, कि ड्रम लेवल ओके है कि नहीं है। अगर ड्रम लेवल ओके नहीं है, क्यों ओके दे दिया कि यार लो भी हो सकता है हाई भी हो सकता है, तो अगर ड्रम लेवल ओके है मतलब 10% के ऊपर है और 80% के नीचे है, तब जाके आपका क्या होगा, ये जो आईडी फैन है वो आईडी फैन चलेगा, अदरवाइज आईडी फैन नहीं चलेगा। क्लियर सर। अब यहाँ पे देखो कि ट्रिपिंग इंटरलॉक्स, अगर ड्रम लेवल लो हो गया तो ट्रिप कर जाना है, अगर ड्रम लेवल हाई हो गया तो ट्रिप कर जाना है, अगर मोटर ओवरलोड हो गया तो ट्रिप कर जाना है। क्लियर सर। तो किसी भी पंप का, किसी भी मोटर का कुछ कॉमन इंटरलॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कॉमन इंटरलॉक्स होते हैं, और कॉमन इंटरलॉक्स में क्या क्या आते हैं पकड़ लो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। कुछ होते हैं कि कॉमन इंटरलॉक्स, और तो क्या कह रहा था मैं कि किसी भी इक्विपमेंट के चलाने का कुछ कॉमन इंटरलॉक्स होते हैं, जैसे अगर पंप है या फिर फैन है, इन दोनों चीजों का कुछ एक कॉमन इंटरलॉक होगा। क्या है कॉमन इंटरलॉक बता सकता है? कि कोई भी पंप हो, कोई भी पंप हो, उसको चलाने से पहले हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या इंटरलॉक रखना चाहिए इसके साथ, कि इसका जो सक्शन डंपर है वो सक्शन डंपर क्या रहे, पकड़ लो, मैं स्टार्टिंग इंटरलॉक लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग इंटरलॉक। तो कोई भी पंप है उसका स्टार्टिंग इंटरलॉक अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका सक्शन डंपर क्या होना चाहिए, ओपन की क्लोज? सक्शन डंपर क्या होना चाहिए पंप का? दिनेश सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है सर। तो स्टार्टिंग इंटरलॉक में सक्शन डंपर क्या होना चाहिए पंप का? ओपन रहना चाहिए। सो यहाँ पे तो डंपर नहीं होता है, सॉरी, सक्शन वाल्व होता है। सक्शन वाल्व ओपन, वो सक्शन वाल्व ओपन रहना चाहिए। डिस्चार्ज वाल्व क्लोज। ये किसी भी पंप के लिए कॉमन है। और क्या कॉमन चीज है
कि रिमोट मोड सिलेक्टेड, ओवरलोड ट्रिप नहीं होना चाहिए, है ना, रीसेट कंडीशन में होना चाहिए। तो ये जो कॉमन इंटरलॉक्स है, कोई भी पंप देखोगे तो उसमें ये सारी बातें तो आएंगी कि अगर जब चालू कर रहे हो एक पंप, तो आप चालू कर रहे हो और पंप चालू नहीं हो रहा है। इन जनरल हमने बहुत देखा है ऐसे कि ऑपरेटर परेशान हो जाता है, अरे यार मैं चालू कर रहा हूँ चालू नहीं हो रहा है, चालू कर रहा हूँ चालू नहीं हो रहा है, क्या हो गया, है ना। उसके दिमाग से उस टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पे उसका दिमाग से शून्य बटा सन्नाटा हो गया है और वो समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो वहां पे दिमाग को ठंडा करके इसका स्टार्टिंग इंटरलॉक्स को एक बार समझो कि जो पंप चालू नहीं हो रहा है उसके साथ इंटरलॉक क्या क्या है। कहीं सक्शन वाल्व बंद तो नहीं है, कहीं डिस्चार्ज वाल्व खुला तो नहीं है ना। तो अगर इंटरलॉक दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, ये तो एक चीज है कंडीशन कि ये होना चाहिए, इसको बोलेंगे कंडीशन। लेकिन इंटरलॉक कब बोलेंगे, इसी कंडीशन को इंटरलॉक कब बोलेंगे, जब हम इसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हमारे पीएलसी में या फिर हमारे कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कर देंगे कि अगर ये ना हो, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे तो मेरा मोटर या पंप चालू नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरलॉक हो गया, बरोबर है ना। अदरवाइज ये कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए था। हाँ तो इसी इंटरलॉक अगर है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, मैं पंप चला रहा हूँ, सक्शन खुला होना चाहिए, डिलीवरी बंद होना चाहिए, रिमोट मोड सिलेक्टेड होना चाहिए। अभी आप डीसीएस पे बैठ के, कंट्रोल रूम में बैठ के मार रहे हो और आपका जो फील्ड में एमसीसी पैनल है वहां पे क्या है कि ये जो पंप है वो लोकल मोड पे है। तो किसी ने वहां पे लोकल करके रख दिया है, तो कहाँ से चालू होगा, चालू नहीं होगा। तो आप पहले देख लो कि ये रिमोट मोड में है कि लोकल मोड में है। चलो यार ये तो रिमोट मोड में है, फिर क्या है कि ये ओवरलोड ट्रिप कर गया है। ओवरलोड अगर ट्रिपिंग है तब भी चालू नहीं होगा, है ना। तो पहले ओवरलोड को रिसेट करना पड़ेगा, ओवरलोड को रिसेट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये हो गया पंप की बातें। सिमिलरली कोई भी टाइप का फैन है, तो फैन के केस पे क्या होता है कि सक्शन डंपर जो है वो स्टार्टिंग के टाइम पे बंद हो, डिलीवरी डंपर जो होता है वो स्टार्टिंग के टाइम पे बंद हो, मोटर जो है वो रिमोट मोड पे रहे, ओवरलोड ट्रिपिंग जो है वो ओवरलोड ट्रिपिंग रिसेट कंडीशन में, है ना, ओवरलोड ट्रिपिंग सेट कंडीशन में ना हो। तो फैन के केस पे ये कॉमन इंटरलॉक्स है। अब इसके एडिशनल ये हो गए मेरे कॉमन इंटरलॉक्स जो नॉर्मली हमको देने ही देने हैं। इसके एडिशनल जो इंटरलॉक्स होते हैं वो प्रोसेस इंटरलॉक्स होते हैं, कि प्रोसेस के ऊपर बेस करके। अब पकड़ लो ये फैन है और ये फैन कौन सा फैन है, मेरा आईडी फैन है। तब क्या होगा, ये सारे इंटरलॉक्स तो रहेंगे, साथ में हम क्या भर देंगे कि ड्रम लेवल हाई हाई या फिर ड्रम लेवल लो लो, ये दो इंटरलॉक्स एडिशनल हम लगा देंगे ड्रम लेवल आईडी फैन के साथ। अगर ये मेरा पीएफएन है, सो पीएफएन है तो यहाँ पे हम लगा देंगे ID1 रन फीडबैक, ID2 रन फीडबैक, कि ID1 चल रहा है कि नहीं, ID2 चल रहा है कि नहीं, और कोई भी है यहाँ पे और गेट लगाएंगे ताकि आइदर ID1 या फिर ID2 कोई भी एक अगर चले तो मेरा पीएफएन चल सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ना चले, दोनों बंद है, तो मेरा पीएफएन नहीं चलेगा, है ना। समझ रहा है, समझ रहा है। और सिमिलरली अगर मैं एफडी की बात करूं तो ये सारे कॉमन इंटरलॉक्स तो होने ही होने हैं, साथ में क्या होना चाहिए कि मेरा PA1 और PA2 कि कोई भी दोनों पीएफएन चलता रहे, और ये दोनों फैन चले, दोनों में से कोई एक फैन चले, या फिर और क्या हो, एंड इसके साथ क्या हो कि फर्नेस प्रेशर जो है
वो नॉर्मल रहे, लेस देन +25 mmWc, है ना। तो ये सारे इंटरलॉक्स अगर सेटिंग से हाँ सर। रहता है तब जाके आपका आईडी एफडी पीए ये सारे फैंस चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। और आप परेशान होते रहोगे यार मेरा फैन क्यों नहीं चल रहा है, और चिल्लाते रहोगे। समझ में आया? तो एक बार देखते हैं, फिर से स्कीम देखते हैं कि भाई यार बॉक्स, फर्नेस, इकोनोमाइजर, ईआरपी हीटर, ईएसपी, देन आईडी फैन, देन चिमनी, और ऊपर रहता है ड्रम। इस पार्ट को स्किप करेंगे अभी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे तो हो चुके हैं, स्कीम हो चुका है। यहाँ से हमको जाना है इंटरनल सर्किट्स पे। तो अभी देखो कि एफडी फैन से क्या हो रहा है, एफडी हेडर पे हवा आ रहा है, एफडी हेडर पे जो हवा आएगा वो कंपार्टमेंट में जाएंगे, और कंपार्टमेंट आइसोलेटेड है, एक एक कंपार्टमेंट, और सारे कंपार्टमेंट के नीचे हमने लगा दिया है डंपर, FD1, FDC1, FDC2, FDC3, FDC4। और ये डंपर क्या करते हैं कि अगर मैं कोई भी एक डंपर खोलता हूँ तब जाके हवा को अलाउ कर रहा है ना। तो और जब इस कंपार्टमेंट में यार रहेगा, जब इस कंपार्टमेंट पे यार रहेगा तब जाके मेरा कोल फीडर से कोयला आना चाहिए, है ना। तो कोल फीडर का इंटरलॉक इस एफडीसी से देना पड़ेगा मुझको। दूसरा चीज क्या है कि कंपार्टमेंट में जब हवा आता है वो हवा क्या होता है, इसी कोल नोजल के थ्रू, एयर नोजल के थ्रू एयर जो है वो इंग्रेस होता है। तो अगर एफडी कंपार्टमेंट बंद हो गया या फिर एफडी फैन बंद हो गया, तो एफडी कंपार्टमेंट बंद हो जाए या फिर एफडी फैन बंद हो जाए, इन दोनों ही केस में हवा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये इधर से एयर नहीं आएगा। और अगर एयर नहीं आ रहा है यहाँ पे तो फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा, और अगर फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर मेरा कोल फीडर जो है वो बंद हो जाना चाहिए, है ना। कोयला नहीं चलना चाहिए, कोयला नहीं आना चाहिए। अब पीएफएन चलता रहे, पीए कंपार्टमेंट डंपर खुला रहे, कि पीए का हवा जो है, पीएफएन का एयर जो है वो एयर इधर से आता रहे, है ना, ताकि मेरा ये वाला कोल नोजल जो है या फिर पीए लाइन है वो चौक ना हो, तो वो खुला रहे, इधर से हवा आता रहे। लेकिन अगर मेरा एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद है, एफडी कंपार्टमेंट डंपर बंद है या फिर एफडी फैन बंद है, ये दोनों ही केस में क्या होगा, इधर से हवा नहीं आएगा, एयर नोजल से हवा नहीं आएगा। और अगर एयर नोजल से हवा नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा। अगर फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है तो इधर से कोयला नहीं आना चाहिए, कोयला नहीं आना चाहिए, तो मेरा कोल फीडर बंद हो जाएगा। समझ गए इंटरलॉक? एम आई क्लियर? ओके, सो ये सारे स्कीम्स तो हम देखे ही हैं। अब देखो कोल फीडर चलने का, कोल फीडर का और क्या इंटरलॉक दे सकते हैं, कोल फीडर में और क्या क्या इंटरलॉक दे सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि एफडी फैन से इंटरलॉक हो, एफडी फैन नहीं चलेगा तो हवा नहीं आ रहा है। एफडी कंपार्टमेंट डंपर, हाँ कंपार्टमेंट डंपर भी अगर बंद है तब भी हवा नहीं आ रहा है, मतलब फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है, तो कोयला नहीं आना चाहिए। और क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, कि बेड टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर जो है, बेड टेम्परेचर जो है वो अगर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ गया, 600 डिग्री से नीचे आ गया, तब भी मेरा कोल फीडर बंद हो जाना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये वाला इंटरलॉक मैक्सिमम बॉयलर्स पे नहीं देते हैं, ये अपने इसके हाथ में होता है, ऑपरेटर के हाथ में होता है कि वो चलाना चाहता है नहीं चाहता है ना। बट कंडीशन यही होना चाहिए कि अगर बेड टेम्परेचर 600 डिग्री के नीचे जा रहा है या फिर इग्निशन टेम्परेचर के नीचे जा रहा है तो फिर कोल फीडर बंद हो जाना चाहिए, कि कोयला नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कोयला आएगा और वो कोयला क्या होगा, नहीं जलेगा और वो अनबर्न्ड निकल जाएगा, या फिर मोटा कोयला होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो कोयला ज्यादा जाम नहीं करना चाहिए, फिर क्या होगा कि अंदर में कोयला बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर आपका एयर की खपत हो गई, हवा नहीं मिल जाएगी। क्लियर? सो भाई लोग आज क्या देखे हमने, इंटरलॉक्स देखा,
बॉयलर का, और जो मेन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है उन सबके इंटरलॉक्स देखे। इसी चीज को एक बार फिर से देखना और बढ़िया से समझने की कोशिश करना कि ये जो फैंस है इनका फंक्शन क्या है, इनका पर्पस क्या है, और इंटरलॉक्स क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, सो 10 बज रहा है, आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना? ठीक है दिनेश, ओके सर। कोई सवाल है तो बोलो। अरे तुम क्या कर रहे हो अभी, डिस्टर्ब मत करो। कोई सवाल है तो बोलो। सर सर इनका बेड मटेरियल के साथ हाँ, बेड बेड मटेरियल रिलेशन में। आवाज सही से नहीं आ रहा है दिनेश, क्या पूछ रहा है? बेड मटेरियल के साथ क्या हो गया? बेड मटेरियल कंपार्टमेंट उनका रिलेशन नहीं रहता ना, मीन बेड मटेरियल फिलिंग स्टॉप हो गया। ये बेड मटेरियल फिलिंग कब बेड करना है? मटेरियल फिलिंग का बोल रहा है बेड मटेरियल? हाँ हाँ तो बेड मटेरियल कब फिल करना, ये करना है, चार्ज करना है, आप बोलेंगे फिलिंग नहीं, चार्ज करना। बेड मटेरियल चार्ज करते हैं ना, सो बेड मटेरियल कब चार्ज करना है नहीं है वो हाँ। डिपेंड करेगा आपका बेड का टेम्परेचर क्या है। अगर आपका बेड का टेम्परेचर रिटेन नहीं कर रहा है तो आप बेड मटेरियल चार्ज करोगे। और वो कैसे पता चलेगा कि बेड मटेरियल चार्ज करना है नहीं है? वो पता कैसे चलेगा कि पकड़ लो, आपका ये फर्नेस चल रहा है, आप फीडिंग कर रहे हो, और अभी जो डिसीजन लोगे कि भाई मेरे को अभी बेड मटेरियल चार्ज करना है कि नहीं करना है, तो वो क्या चीज देख के आप डिसीजन लोगे कि बेड मटेरियल का? बताओ, आप कैसे लेते हो? अब डीसीएस चलाते हो ना दिनेश? मैंने क्या होता है हमारे कंपनी में जब ऑपरेटर जाते हैं ना तो वो फर्नेस लोड बढ़ गया हम तो वो बोलते कंपार्टमेंट स्लम्पिंग करते हैं, तो वो हर बार ड्रेन करने के लिए बोले हर एक शिफ्ट में। तो ड्रेन करते हो तो फिर आप फिर से बेड मटेरियल चार्ज भी करते हो, है ना? तो हाँ आपको ये उसका देखना, रीजन नहीं मालूम, उसका रीजन बार नहीं बार मालूम, मतलब बार बार करना पड़ता है। अंशुमान बता पाएगा क्यों करना चाहिए? हाँ यार आपको ये देखना चाहिए, यहाँ पे यार बॉक्स प्रेशर देख लेना चाहिए, ठीक है? यार बॉक्स प्रेशर देखो, यार बॉक्स प्रेशर कि यार बॉक्स में प्रेशर के जो है वो प्रेशर अगर बढ़ जा रहा है, समझना बात को, हाँ यार बॉक्स प्रेशर अगर हाई हो रहा है, क्या हो रहा है यार, ना आवाज कहाँ से आ रहा है? चलो, यार बॉक्स प्रेशर अगर आपका हाई हो रहा है, इसका मतलब आपका जो बेड मटेरियल है वो मोटा हो गया है, हेवी हो गया है, तब जाके आपका क्या होगा, यार बॉक्स का प्रेशर हाई हो रहा है। और जब बेड मटेरियल मोटा हो जाएगा इसका मतलब वो हीट रिटेन नहीं कर पाएगा। दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका बेड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिटेन नहीं हो रहा है, और दूसरा कि आपका यार बॉक्स प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यार बॉक्स प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइडाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना? कि आपका बेड मटेरियल हाई हो रहा है, और बेड मटेरियल हाई होने का, हेवी होने का मतलब क्या है कि वो हीट को रिटेन नहीं कर पा रहा है, वो पिघल के मोटा मोटा टुकड़ा बन गया है। इसीलिए हम ड्रेन करते हैं और फिर उसको सीविंग भी करते हैं। जो अच्छा बेड मटेरियल होता है वो फिर से चार्ज करते हैं, और मेनली आपका डिपेंड करेगा कि आपका बेड का टेम्परेचर, टॉप बॉटम टेम्परेचर क्या है, और फार्नेस का टेम्परेचर क्या है, क्या फार्नेस का टेम्परेचर स्टेबल है, और यार बॉक्स प्रेशर क्या है। अगर यार बॉक्स प्रेशर स्टेबल है,
बेड का टेम्परेचर स्टेबल है, फर्नेस का टेम्परेचर स्टेबल है, तो आपको बेड ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके अगर सब कुछ स्टेबल है तो फिर करने की हाँ सर, जरूरत समझ नहीं गया। है। अब डिपेंड करेगा कि हाँ यार अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है लेकिन थोड़ा देर बाद हो सकता है, तो ये एक्सपीरियंस और प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे बेड ट्रेन करना है। बेड ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपका फर्नेस बहुत अच्छा चलेगा। जब आप बेड ड्रेन करते हो तो उसके साथ क्या होता है, हीट को ड्रेन करते हो, हीट निकाल लेते हो, है ना? तो हीट निकलता है, इसका मतलब आपके बॉयलर की एफिशिएंसी में कमी आ रही है। डाउन। तो अगर जरूरत है तभी बेड ट्रेन करना है, ऐसा नहीं है कि करना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि एक दिन में एक बार करें, 24 आवर्स में एक बार बेड ट्रेन करें। आपने आज पकड़ लो, फ्रेश बॉयलर लाइट अप किया और आपका बेड मटेरियल पूरा का पूरा नया है, तो जरूरी नहीं है कि अगले शिफ्ट में आप बेड ट्रेन कर लो। समझ गए? हाँ सर, समझ गया तो मैं। ये डिसीजन लेने से पहले आपको पैरामीटर्स देखते हैं कि भाई मेरा पैरामीटर सही है कि नहीं है। अगर सारे पैरामीटर सही जा रहे हैं तो फिर बेड ट्रेन करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो डिस्कस करेंगे ये Clear. इस सब के ऊपर और डिस्कस करेंगे, है ना? ओके और जरूरत हो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके बाय सर। बाय। बढ़िया से देखना, बाय ये सारी चीजों के ना टेक्निकल अंदर में जाना बहुत जरूरी है और बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी डिसीजन जब लेते हैं ना इक्विपमेंट के ऊपर, तो वो कुछ एक पैरामीटर होता है, उसी पैरामीटर के ऊपर बेस करके ही डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सब लोग हर 8 घंटे पे बेड ट्रेन करते हैं तो मेरे को भी ड्रेन करना है और फ्रेश बेड मटेरियल चार्ज करते रहना है, जरूरी नहीं है। अगर सही जा रहा है तो फिर क्यों करूं? नहीं करना है, 2 घंटा बात करेंगे, 5 घंटे बात करेंगे, है ना? 2 घंटा बात करेंगे, 5 घंटे बात करेंगे। ठीक है दिनेश? चलो भाई, अंशुमान, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर, नो सर। अंशुमान पहले कभी काम किया है बॉयलर पे? नहीं सर, नहीं किया ना? नो सर, नो सर। इसका मतलब ये सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। यस सर, थोड़ा हो रहा है लेकिन मतलब 2-3 बार अगर देख लेगा तो मतलब ध्यान में रह जाएगा। चलो ठीक है। नहीं एग्जैक्टली थोड़ा मैं बता दूं, यहाँ पे दिक्कत ये है कि लाइव क्लास पे आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद से वीडियो मिल जाता है रिकॉर्डिंग इसलिए, बट अगर बैच में और लड़के हो ना तब जाके थोड़ा सा और अच्छा लगता है क्लास कराने में। सवाल आते हैं तब जवाब देने में अच्छा लगता है ना। और क्योंकि दिनेश वहाँ पे काम कर रहा है ऑलरेडी, बॉयलर ऑपरेटर है, डीसीएस चलाता है, तो उसके साथ में जा रहा हूँ, इसीलिए अंशुमान को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ और लड़के हो जाए तो हम फिर से रिपीट करेंगे और भी बेसिक से जाएंगे, है ना? दिनेश एक काम करना तो ओके सर। मेरे से एक बार बात करना थे टाइम निकाल के, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर।